वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 56 और 56 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति बीच में आया है इति चेत न के आगे अनवस्थाभ्या वृत्तेः वृत्त्यंतर अविषयत्वेपि स्वविषयत्व अभ्युपगमेन स्वविषय वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि भावात् संभवात् तत्रापि वृत्तौ अपि। तो बात यह चल रही है कि लक्षण किया विषयगत प्रत्यक्षत्व का, बराबर, और लक्षण का आकार बन गया था क्या? प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वम विषयगत प्रत्यक्षत्व। ठीक है, तो इस लक्षण में, ठीक है ना, तो इसके पहले वाला जो लक्षण था वो ऐसा था कि प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति तत्तद विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्व, ऐसा पद था, लक्षण था। ठीक है, उसमें प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति ये पद दिया, क्यों? धर्म अधर्म इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए प्रत्यक्ष योग्यत्व पद दिया था। अतीत सुख का सुख पर न जावे, इसलिए वर्तमानत्व पद दिया। ठीक है, और तत्त विषयाकार ये पद क्यों दिया? कि रूपी घट इत्यादि प्रत्यक्ष होते समय परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होता है कि नहीं? तो उधर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया था। कौन सा? तत्त विषयाकार। तो लक्षण बन गया था क्या? प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति तत्तद विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्वम। ठीक है, विषयगत प्रत्यक्ष। अब पुनः पूर्व पक्ष ने कहा कि ऐसा लक्षण करने पर भी अब आपके लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। कौन सा दोष? अव्याप्ति। तो कहां पर अव्याप्ति? तो बताया था वृत्ति में अव्याप्ति, क्योंकि वृत्ति का तो प्रत्यक्ष होता है किंतु उसमें लक्षण नहीं जाएगा। बोलेंगे क्यों नहीं जाएगा? तो वृत्ति क्या वर्तमान प्रत्यक्ष योग्य नहीं है क्या? है, प्रत्यक्ष योग्य है, वर्तमान है, और प्रमातृ चैतन्यातिरिक्त चैतन्य सत्ता से शून्य है। प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता से शून्य है, अर्थात प्रमातृ चैतन्य की सत्ता से अभिन्न भी है। फिर क्यों लक्षण नहीं जाएगा? इसलिए कि आपने उस प्रत्यक्ष के लक्षण में प्रमातृ का विशेषण जो दिया, कौन सा? तत्त विषयाकार वृत्ति उपहित। अब यहां पर घट को विषय करने के लिए वृत्ति होती है, किंतु वृत्ति को विषय करने वाली वृत्ति नहीं होती है। यदि वृत्ति को भी विषय करने वाली वृत्ति होती तब तो वृत्ति रूप विषय के प्रत्यक्ष में लक्षण जाता, किंतु वृत्ति को विषय करने वाली क्या नहीं है? वृत्ति। तत्त विषयाकार, तो वृत्ति विषयाकार वृत्ति का आपने स्वीकार नहीं किया है, अनवस्था दोष आएगा इस डर से, फिर लक्षण समझ में नहीं होगा, तो अव्याप्ति हो गई। तब इस अव्याप्ति का वारण कैसा करे? तब सिद्धांतियों ने कहा इति चेत के आगे न अनवस्था भी है। मेरा पंक्ति अनवस्थाभ्या वृत्ते वृत्त्यंतर अविषयत्वेपि, मतलब अनवस्था होगी इसलिए वृत्ति को विषय करने वाली वृत्ति हमने न मानने पर भी, मिला कि नहीं? अनवस्थाभ्या वृत्ते वृत्त्यंतर अविषयत्वे, अन्य वृत्ति का विषय वृत्ति न होने पर भी, एक वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति न मानने पर भी स्वविषयत्व अभ्युपगमेन, मिला बोलती क्या? स्वविषयत्व अभ्युपगमेन, अर्थात स्वविषयत्व ऐसा हम स्वीकार करने से अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बोलेंगे स्व विषयत्व इसका मतलब क्या?
तो जो लक्षण बनाया है उस लक्षण में प्रमातृ का विशेषण करके जो पद दिया था कौन सा, तत्तद विषयाकार वृत्ति उपहित, इतना प्रमातृ चैतन्य सत्ता, वो आगे ऐसा ही है। तो तत्तद विषयाकार वृत्ति, तो तत्तद विषयाकार ये जो आया कि नहीं, तत्तद विषयाकार वृत्ति, उसका अर्थ हम करते हैं स्व विषय। इसलिए कल नक्शा में लिखा था तत्तद विषयाकार वृत्ति का अर्थ क्या था, क्या स्वाकार वृत्ति, उसका अर्थ क्या था स्व विषय वृत्ति। और उस स्व विषय वृत्ति में भी स्व विषय पद का अर्थ किया था स्व व्यवहार जनन योग्य, ठीक है कि नहीं, स्व व्यवहार जनन योग्य वृत्ति पद पुनः नहीं, ऊपर से नीचे आया वृत्ति, तब लक्षण बन गया है कि नहीं, क्या ध्यान दीजिए। प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति, प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वम, ये लक्षण बन गया है कि नहीं। पुनः एक बार बोलेंगे, प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वम विषयगत प्रत्यक्षत्वम। समझ में आया? कौन बोल सकते इस लक्षण को? प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व, प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व। हाँ, प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्षत्व। हाँ, प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्षत्व। अब समझ में आया? अब देखिए, अब इसका समन्वय पहले घट में करके देखते हैं। घट तो प्रत्यक्ष है कि नहीं, घट विषय प्रत्यक्ष है, तो उसमें लक्षण कैसा जाता है देखिए। तो घट प्रत्यक्ष योग्य है कि नहीं है, प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति बराबर वर्तमानत्वे सति, वर्तमान काल में कौन, घट। और स्वव्यवहार जनन योग्य, स्व घट, स्व शब्द से किसको पकड़ना है, जिसका प्रत्यक्ष करना है, जिस विषय का, उस विषय को लेना है किससे, स्वपद से, स्व घट। तो स्वव्यवहार जनन योग्य घट व्यवहार जनन योग्य वृत्ति है कि नहीं, कौन वृत्ति, अयम घट इत्याकारक वृत्ति। तो स्वव्यवहार घट है, इस प्रकार घट का व्यवहार, घट स्वव्यवहार जनन योग्य घट विषेक व्यवहार जनन योग्य जो वृत्ति है कि नहीं, घटाकार वृत्ति, घटा, ध्यान दीजिए भाई, घटाकार वृत्ति हुई है तभी तो अयम घट व्यवहार हो रहा है कि नहीं। तो घट का स्वव्यवहार होने के लिए, घट है ऐसा व्यवहार होने के लिए उत्पादक वृत्ति कौन, घटाकार वृत्ति, लगा पंक्ति। तो स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति, उस वृत्ति उपहित जो प्रमातृ चैतन्य है, उस प्रमातृ चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता घट के है क्या, नहीं है। तो अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व कहाँ चला गया, घट में। तो घट में लक्षण का समन्वय हुआ, लगा कि नहीं पंक्ति। तो लक्षण समन्वय हो गया है कि नहीं। अब कहां पर धर्माधर्म पर भी अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि प्रत्यक्ष योग्य पद दिया है। अब रूपवान घट यह प्रत्यक्ष होते समय परिमाण का प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा आरोप किया था पीछे। तो ये लक्षण अभी ऐसा बनाने से रूप पर तो लक्षण जाएगा, परिमाण पर नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति वहां पर भी नहीं होगी। पहले उस अतिव्याप्ति का भी वारण कर लेते हैं, है कि नहीं, समन्वय करके। तो देखिए, तो आप रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो रूप को पकड़िए, रूप प्रत्यक्ष योग्य है कि नहीं है, वर्तमान काल में है कि नहीं है। और स्व व्यवहार जनन योग्य, स्व रूप व्यवहार जनन योग्य वृत्ति वह है कि नहीं, रूपाकार वृत्ति है। उस वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व कहा चला गया, रूप में। तो लक्षण समन्वय हुआ। तो बोलेंगे परिमाण में नहीं जाएगा, कैसे। तो देखिए, परिमाण में क्यों नहीं जाएगा, तो प्रत्यक्ष योग्य होने पर भी, वर्तमान में होने पर भी स्व परिमाण। तो स्व व्यवहार जनन योग्य वृत्ति वह है क्या,
परिमाण है यह, ऐसा व्यवहार है कि नहीं, स्व व्यवहार जनन योग्य परिमाण व्यवहार, यह परिमाण है, इस प्रकार का व्यवहार जनन योग्य वृत्ति वहां पर है क्या, नहीं है। अतः परिमाण में लक्षण नहीं जाएगा, तत्व्याप्ति भी नहीं होगी। अब अव्याप्ति हो रही थी कहां, वृत्ति में, तो वृत्ति में भी अव्याप्ति नहीं होगी। क्यों, तो पकड़िए, वृत्ति का प्रत्यक्ष हो रहा है बराबर, तो लक्षण समन्वय करेंगे, तो वृत्ति रूप विषय, वृत्ति ही प्रत्यक्ष योग्य है क्या, नहीं है, वर्तमान काल में है क्या, नहीं है, तो प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति, स्व शब्द से जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है उसको पकड़ना है, तो किसका प्रत्यक्ष हो रहा है यहाँ पर, वृत्ति का, तो स्व वृत्ति, तो स्व व्यवहार जनन योग्य वृत्ति वो स्वयं ही है, अपना व्यवहार उत्पन्न करने के लिए योग्य वो स्वयं ही वृत्ति है। तो स्व व्यवहार जनन योग्य वृत्ति, उस वृत्ति में यानी वृत्ति उपहित जो प्रमातृ चैतन्य, चैतन्य की सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, किसकी, वृत्ति की, तो वृत्ति में लक्षण का समन्वय हुआ है कि नहीं। अब थोड़ा सा प्रश्न यह है कि वृत्ति स्वयं स्व व्यवहार जनन योग्य कैसी है, इसको थोड़ा समझना है, तो थोड़ा लिखते हम लोग, लिखेंगे यज्ञानम यद विषय व्यवहार जनन योग्यम, 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 मिला अर्धविराम, तज्ज्ञानम, तज्ज्ञानम तद विषयकम, तद विषयकम इति अस्ति नियमः, इति अस्ति नियमः। लिखा उदाहरण, यथा नंबर 1 घट ज्ञानम, घट ज्ञान, घट व्यवहार जनन योग्यम, घट व्यवहार जनन योग्यम, अर्धविराम, घट ज्ञानम, घट ज्ञानम घट विषयकम, घट विषयकम, पूर्ण विराम। नंबर 2 घट वृत्ति, घट वृत्ति घट व्यवहार जनन योग्या, घट व्यवहार जनन योग्या, अर्धविराम, घट वृत्ति, घट वृत्ति घट विषयिनी, घट विषयिनी, वाह, पूर्ण विराम। नंबर 3 एवं सा एव वृत्ति, सा एव वृत्ति स्वव्यवहार जनन योग्या, स्वव्यवहार जनन योग्या, अर्धविराम, सा वृत्ति स्वविषयिणी, स्वविषयिणी, हो गया पूर्ण विराम। आगे चलिए, इदम इति सिद्धम, इति सिद्धम वृत्तेः स्वविषयत्वम्, स्वविषयत्वम् कौंस में लिखिए स्वव्यवहार जनन योग्यत्वम्,
स्वव्यवहार जनन योग्यत्वम कंस बंद इति भावः। ठीक है, और थोड़ा आगे पैराग्राफ छोड़कर, यदा घटस्य प्रत्यक्षम, यदा घटस्य प्रत्यक्षम तदा एव वृत्तेः अपि, तदा एव वृत्तेः अपि, वृत्तेः अपि प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम पूर्ण विराम। अतः एव, अतः एव अयम घटः, अयम घटः अर्धविराम, घटम अहम जानामि, घटम अहम जानामि इति एकदा एव, इति एकदा एव वृत्ति घटयोः अनुभवः, वृत्ति घटयोः अनुभवः पूर्ण विराम। तथा च घट प्रत्यक्ष काले, घट प्रत्यक्ष काले वृत्तेः यथा, वृत्तेः यथा घट विषय व्यवहार, घट विषय व्यवहार जनन योग्यत्वात्, घट विषय व्यवहार, व्यवहार घट विषय व्यवहार जनन योग्यत्वात् स्व, कौंस में लिखिए घट, कौंस बंद, स्व कौंस में घट, कौंस बंद, आगे विषयत्वम, स्व विषयत्वम पूर्ण विराम। एवं, एवं वृत्ति प्रत्यक्ष काले अपि, वृत्ति प्रत्यक्ष काले अपि वृत्तेः, वृत्तेः स्वव्यवहार जनन योग्यत्वात्, स्वव्यवहार जनन योग्यत्वात् स्व, स्व कौंस में लिखिए वृत्ति, कौंस बंद, वृत्ति कौंस बंद, आगे विषयत्वम, स्व विषयत्वम पूर्ण विराम। तत्र च वृत्तेः, तत्र च वृत्तेः स्वविषयत्वम, स्वविषयत्वम बराबर वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व रूपम, वृत्ति व्यवहार, वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व रूपम, वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व रूपम वृत्ति विषयत्वम, रूपम के बाद वृत्ति विषयत्वम अर्धविराम। न तो वृत्ति कर्मत्व रूपम, न तो वृत्ति कर्मत्व रूपम वृत्ति विषयत्वम, न तो वृत्ति कर्मत्व रूपम वृत्ति विषयत्वम। एकस्याः वृत्तेः, एकस्याः वृत्तेः विषय विषयित्वे, विषय विषयित्वे कर्तृकर्म विरोधापत्तेः, कर्तृकर्म विरोधापत्तेः पूर्ण विराम हो गया, अर्थ हो गया। तो स्वव्यवहार जनन योग्यत्व वृत्ति में कैसा है, इस बात को समझाना है। तो नियम दिया क्या, यज्ञानम यद विषय व्यवहार जनन योग्यम,
जो ज्ञान जिस विषय के व्यवहार जनन योग्य होता है, तद ज्ञानम तद विषयकम, वह ज्ञान तद विषय कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया, यज ज्ञानम घट ज्ञानम, यद विषय व्यवहार योग्यम घट व्यवहार जनन योग्यम। घट ज्ञान कैसा है? घट व्यवहार का उत्पन्न करने के लिए योग्य है, घट व्यवहार जनन योग्यम, इसलिए घट ज्ञानम घट विषयकम। घट ज्ञान घट विषय क्यों है? घट व्यवहार जनन के लिए योग्य, इसलिए। लग गया जी। दूसरा उदाहरण, घट वृत्ति, घट नहीं, आप क्या लेना है? घट नहीं, वृत्ति। तो घट वृत्ति, यद ज्ञानम घट वृत्ति रूप ज्ञानम घट वृत्ति, यद विषय व्यवहार जनन योग्यम, हाँ घट व्यवहार जनन योग्य। घट वृत्ति जो है वह भी घट व्यवहार जनन के लिए योग्य है, इसलिए घट वृत्ति कैसी हो गई? घट विषयनी। घट वृत्ति घट विषयनी क्यों है? घट व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए योग्य है, इसलिए घट वृत्ति को कहेंगे घट विषयिनी। बरोबर। घट ज्ञान घट विषय क्यों है? घट व्यवहार जनन योग्य, इसलिए। ये होगा इतना। उस प्रकार साएव वृत्ति अवृत्ति, तो स्वव्यवहार जनन योग्य, वृत्ति स्वव्यवहार जनन योग्य है कि नहीं? अतः वह वृत्ति कैसी हो जाएगी? स्वविषयनी। वृत्ति स्वविषयनी क्यों है? स्वव्यवहार जनन के लिए योग्य है, अर्थात वृत्ति व्यवहार जनन उत्पन्न करने के लिए वृत्ति स्वयं है। स्वव्यवहार जनन के जनन योग्य कौन है? वृत्ति। जैसे घट व्यवहार जनन योग्य है घट ज्ञान, इसलिए घट विषय ज्ञान है कि नहीं? पुनः घट वृत्ति ये कैसी होती है? घट व्यवहार जनन योग्य है, अतः घट वृत्ति कैसी? घट विषयिनी। उस प्रकार स्वयं वृत्ति कैसी है? स्वव्यवहार जनन के लिए योग्य है, अतः उस वृत्ति को भी क्या कहेंगे? स्वविषयिनी। स्वविषयिनी वृत्ति को स्वविषयिनी क्यों कहेंगे? स्वव्यवहार जनन के लिए योग्य है, इसलिए। लग गया कि नहीं? तो स्वव्यवहार जनन के लिए योग्य है क्या नहीं? कौन? वृत्ति है। तो ऐसी वृत्तियोपहित चैतन्य की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। किसकी? वृत्ति की। तो वृत्ति में लक्षण चला गया। क्या क्या? प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्वम। कहीं नहीं, विषयगत प्रत्यक्षत्वम। तब वृत्ति में लक्षण ले जाना है, तो वृत्ति प्रत्यक्ष योग्य है, पहला विशेषण। वर्तमान में है, दूसरा विशेषण। और स्वव्यवहार जनन योग्य स्वयं वृत्ति है। ऐसी वृत्ति में उपहित जो प्रमातृ चैतन्य अधिष्ठान है, हो उससे अतिरिक्त सत्ता नहीं है। किसकी? वृत्ति की। तो प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व चला गया, अर्थात प्रमातृ चैतन्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्ता से अभिन्न सत्ता है। किसकी? वृत्ति की। अभिन्न सत्ता बोलिए, अथवा प्रमातृ चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, ये बोलिए। दोनों का अर्थ एक ही है। तो लक्षण चला गया, फिर समन्वित हो गया। कहा? वृत्ति में। तो व्याप्ति का वारण हुआ। लग गया पंक्ति? चलिए इसी को और स्पष्ट किया है, आगे लिख के दिया आपको। सिद्धम वृत्ते स्विषयत्वम। आगे, यदा घटस्य प्रत्यक्षम, जब जिस समय घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, उसी समय तदा एव, उसी समय वृत्ते अभी प्रत्यक्ष, वृत्ति का भी प्रत्यक्ष होता है। घट का प्रत्यक्ष अलग काल में, वृत्ति का प्रत्यक्ष अलग काल में, ऐसी बात नहीं है। अतएव मतलब दोनों का प्रत्यक्ष एक काल में होता है, इसलिए तो क्या? अतएव अयम घट और घटम हम जानामि इति एकदा एव वृत्ति घटयो अनुभव। एक ही काल में अनुभव हो रहा है उन दोनों का। किन दोनों का? घट और वृत्ति का। घट का कैसा? अयम घट, ये घट का अनुभव, और घटम हम जानामि है वृत्ति का अनुभव, और दोनों का अनुभव एक काल में हो रहा है। अतः घट ज्ञान काल में घट वृत्ति का भी प्रत्यक्ष है। घट का प्रत्यक्ष जिस समय है उस समय घट वृत्ति का भी क्या है? प्रत्यक्ष है। आगे चलिए। तथा च घट प्रत्यक्ष काले वृत्ते है यथा घट विषय व्यवहार जनन योग्यत्वात्। जिस समय घट का प्रत्यक्ष होता है उस समय वृत्ति कैसी है? घट व्यवहार जनन योग्य है। और उसी समय वृत्ति का भी प्रत्यक्ष हो रहा है,
अतः वृत्ति का व्यवहार जनन योग्य भी है। वो कौन? वृत्ति। पंक्ति देखिए, तथा च घट प्रत्यक्ष काले वृत्ते यथा घट विषय व्यवहार जनन योग्य है, इसलिए उस वृत्ति को कहेंगे स्व-विषयत्व, है कि नहीं? अर्थात घट विषयत्व, घट विषय को वृत्ति है कि नहीं? क्योंकि घट व्यवहार उत्पन्न करने के लिए योग्य है कौन? वृत्ति। इसलिए उस वृत्ति को क्या कहेंगे? घट विषय वृत्ति है। वृत्ति को घट विषय क्यों कहेंगे? घट व्यवहार जनन के लिए योग्य है वृत्ति, इसलिए वृत्ति क्या हो गई? घट विषयक हो गई, है कि नहीं? तथा च घट प्रत्यक्ष काले वृत्ते यथा घट विषय व्यवहार जनन योग्यत्वात् स्वविषयत्वं घट विषयत्वं, ठीक है। एवं उसी प्रकार वृत्ति प्रत्यक्ष काले, वृत्ति का भी प्रत्यक्ष उसी काल में होता है, तो वृत्ति प्रत्यक्ष काले अपि वृत्ते स्वव्यवहार जनन योग्यत्वात्, जिस समय वृत्ति का प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय, है कि नहीं, वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व वृत्ति में है कि नहीं? अतः उस वृत्ति को कहेंगे क्या? वृत्ति विषयत्व। वृत्ति कैसी है? वृत्ति विषयत्व, वृत्ति विषय वृत्ति है। वृत्ति विषय वृत्ति ऐसा क्यों कहेंगे? स्वव्यवहार जनन योग्य है इसलिए। लग गया कि नहीं? स्वविषयत्व आ गया उसमें। एवं वृत्ति प्रत्यक्ष काल्यापि वृत्तेः स्वव्यवहार जनन योग्यत्वात् स्वविषयत्वं वृत्ति विषयत्वं, तथा च वृत्तेः स्वविषयत्वं, वृत्ति में स्वविषयत्व आ गया। स्वविषयत्व आया मतलब क्या आया? वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व रूप वृत्ति विषयत्व आया। वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व वृत्ति में है कि नहीं स्वयं? अर्थात उस वृत्ति में क्या आया? वृत्ति विषयत्व आया, है कि नहीं? क्या आया? वृत्ति विषयत्व। जैसे घट विषयत्व वृत्ति में है कि नहीं? घट विषयत्व वृत्ति में कब कहा जाता है? जब घट व्यवहार जनन योग्य वृत्ति में रहता है। घट व्यवहार जनन योग्यता वृत्ति में रहती है, तब उस वृत्ति को बोलते हैं क्या? घट विषय वृत्ति, घट विषयत्व, है कि नहीं? घट विषय वृत्ति है कि नहीं? उसी प्रकार वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व वृत्ति में है, अतः उस वृत्ति को बोलेंगे क्या? वृत्ति विषयत्व, वृत्ति विषयत्व, स्वविषयत्व। लग गया कि नहीं? अब ये वृत्ति में स्वविषयत्व किस रूप से आया? लेकिन वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व रूप वृत्ति विषयत्व है वृत्ति में। कैसा नहीं है? तब आगे लिखा, न तो वृत्ति कर्मत्व रूपम, वृत्ति का कर्म बनकर वृत्ति का विषय नहीं वृत्ति, है कि नहीं? क्या? वृत्ति का कर्म, जैसे घट वृत्ति का कर्म बनकर वृत्ति का विषय है। पट वृत्ति का विषय बनकर, पट क्या है? वृत्ति का विषय है। उस प्रकार वृत्ति का विषय बनकर वृत्ति का विषय नहीं है, अपितु स्वव्यवहार जनन योग्यत्व रूप वृत्ति विषयत्व वृत्ति में है। लग गया कि नहीं? अर्थात स्वविषयत्व चला गया किसमें? वृत्ति में। तो वही मूल में पंक्ति आई है, स्वविषयत्व अभ्युपगमे। स्वविषयत्व हमने वृत्ति में, स्वविषयत्व वृत्ति में हमने माना है। तो कैसे? स्वव्यवहार जनन योग्यत्व रूप वृत्ति विषयत्व, स्वविषयत्व वृत्ति में है। अतः वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति न होने पर भी लक्षण का समन्वय हो जाता है, क्योंकि तत्त विषयाकार वृत्ति, तो वृत्ति विषयाकार वृत्ति बन गई। तो वृत्ति में वृत्ति विषयत्व कैसा आ गया भाई? तो वृत्ति में वृत्ति विषयत्व वृत्ति का कर्म होकर वृत्ति विषयत्व नहीं है, अपितु स्वव्यवहार जनन योग्यत्व रूप वृत्ति विषयत्व है किसने? वृत्ति में। तो लक्षण का समन्वय हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए भाई, वृत्ति स्वविषयत्वम, टिप्पणी में, वृत्ति स्वविषयत्वम वृत्ति व्यवहार जनन योग्यत्व रूपम वृत्ति विषयत्वम, लगा अर्धविराम, न तो वृत्ति कर्मत्व रूपम, वृत्ति का कर्म बनकर वृत्ति विषयत्व वृत्ति में नहीं है। वही लिखा, न तो वृत्ति कर्मत्व रूपम वृत्ति विषयत्वम, लगा। क्यों? एकस्या एव वृत्ति, एक ही वृत्ति स्वयं विषयी भी बनेगी और विषय भी बनेगी, तब तो दो दिक्कत होगी, विरोध आएगा, है कि नहीं? जैसे वृत्ति और घट, इन दोनों में तो अलग अलग है, एक विषय है एक विषयी है, बराबर। ये कर्म है कि नहीं? कौन? घट। और उस कर्म रूप घट को विषय करने वाली है कौन? वृत्ति। उस प्रकार वृत्ति का कर्म होकर वृत्ति विषय नहीं है। यदि वृत्ति का कर्म होकर वृत्ति का विषय मानेंगे तो विरोध आएगा, कर्तृ कर्म विरोध आएगा। जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं होता है, जो कर्म वो करता नहीं।
उस प्रकार जो विषय है वो विषयी नहीं होगा, जो विषयी है वो विषय नहीं बनेगा। वही लिखा एकस्याः वृत्तेः विषय विषयित्वे कर्तृ कर्म विरोधापत्ते। मिल गया जी पंक्ति, समन्वय समझ में आया? तो लक्षण बोलेंगे एक बार पुनः। क्या? प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार योग्य वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्वं विषयगत प्रत्यक्षत्वं। वृत्ति लक्षण घटाएंगे। प्रत्यक्ष योग्य है कौन? वृत्ति। वर्तमान काल में है कौन? वृत्ति। और स्वव्यवहार जन योग्य वो स्वयं वृत्ति है कि नहीं है? ऐसे वृत्ति उपहित जो परमात्म चैतन्य, उस परमात्म चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व है किसमें? वृत्ति में। तो लक्षण समन्वय हो गया, हो गया। चलिए अब मूल में अनवस्थाभिया वृत्ते वृत्त्यंतर अविषयत्वे अपि। मिला पंक्ति? स्वविषयत्वाभ्युपगमेन, स्वविषयत्व समझ में आया? स्वविषयत्वाभ्युपगमेन स्वविषय वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य बराबर स्वविषय बराबर स्ववृत्ति, स्वविषय वृत्ति। पर विषय में वृत्ति में स्वविषयत्व कैसा? लेकिन स्वव्यवहार जनन योग्यत्व रूप स्वविषयत्व, न कि कर्मत्व रूप विषयत्व। ये ध्यान में रखना है। तो स्व-विषय वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य, उस प्रमातृ चैतन्य के साथ अभिन्न सत्ता है किसकी? वृत्ति की। अर्थात प्रमातृ चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है किसकी? वृत्ति की। तो लक्षण समन्वय हुआ। प्रमातृ चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि वृत्तौ अपि भावात् संभवात् लक्षण समन्वय इत्यर्थः। लग गया पंक्ति जी? ये हो गया भाई, अव्याप्ति का वारण हुआ। आगे चलिए। एवं च अंतकरण तद्धर्मादीनाम, एवं च अंतकरण तद्धर्मादीनाम केवल साक्षी विषयत्वे अपि तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्वात् न अव्याप्ति। ठीक है जी? अब ध्यान दीजिए, समझना इस पंक्ति को। एवं पद आया है, एवं पद का अर्थ लिखेंगे। एवं बराबर उक्त न्यायेन, उक्त न्यायेन वृत्तौ, ठीक है ना, वृत्तौ अव्याप्ति परिहारे सिद्धे च, अव्याप्ति परिहारे सिद्धे च। ठीक है? मूल में आया है ना एवं च, एवं च करते इतना है। एवं च बराबर उक्त न्यायेन, ऊपर कहे हुए के अनुसार वृत्तौ अव्याप्ति परिहारे सिद्धे च, वृत्ति में जो अव्याप्ति हो रही थी उसका परिहार सिद्ध होने पर क्या? अंतकरण तद्धर्मादीनाम, अंतकरण और अंतकरण के धर्म। तो कौन धर्म भाई? तो धर्मादीनाम, तद्धर्मादीनाम ऐसा आया कि नहीं? तो उस पर लिखिए अंतकरण धर्मादीनाम सुखादीनाम, अंतकरण धर्मादीनाम सुखादीनाम। ठीक है जी? अंतकरण के धर्म कौन? सुखादिक, सुख दुखादिक, ये सब लेना है। हो गया। अब चलिए मूल में। एवं च अंतकरण तद्धर्मादीनाम केवल साक्षी विषयत्वे भी, है कि नहीं? मतलब साक्षी भाष्य वो केवल साक्षी के विषय है कौन? अंतकरण और अंतकरण के तो भी है कि नहीं? तत्तदाकार वृत्त्यभ्युपगमेन, तत्तदाकार, तत्तदाकार अंतकरण, तद्धर्मादि आकाराकार। अंतकरण और अंतकरण के धर्म तो सुख दुखादि के है कि नहीं? तत्तदाकार ऐसा पद है कि नहीं? मतलब अंतकरणाद्याकार।
तत्तदाकार मतलब अंतकरणाद्याकार। अंतकरणादि, आदि शब्द से अंतकरण के धर्म सुख दुखादि। वृत्ति अभ्युपगमेन, वृत्ति का स्वीकार किया है, स्वीकार किया होने से उक्त लक्षणस्य, जो लक्षण किया अभी तक विषयगत प्रत्यक्षत्व का, उस लक्षण की क्या तत्रापि सत्वात्, वो लक्षण वहां पर भी होने से तत्रापि अंतकरण तद धर्मादि नाम अपि, है कि नहीं? अंतकरण और अंतकरण के धर्मादिकों में भी, सप्तमी, तत्रापि अंतकरणादिषु अपि, ऐसा करेंगे। अंतकरण और अंतकरण के धर्म, तत्रापि का अर्थ अंतकरणादिषु अपि सत्वात् न अव्याप्ति। लगा? हो गया ना? उक्त लक्षण से मतलब विषयगत प्रत्यक्षत्व से लक्षण से, विषयगत प्रत्यक्षत्व का जो लक्षण किया, उस लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी, अर्थात लक्षण जाएगा, समन्वय होगा। कहां पर? अंतकरण और अंतकरण के धर्म सुख दुखादि के ऊपर भी लक्षण जाएगा, है कि नहीं? अंतकरण और अंतकरण के धर्म सुखादि, उस पर लक्षण क्यों जाएगा? हाँ, तत्तदाकार वृत्ति का ग्रहण किया होने से। लग गया पंक्ति? तो ग्रहण किया, तो जैसे सुख है तो सुखाकार वृत्ति मानी है, तो सुखाकार वृत्ति मानी है तो लक्षण समन्वय होगा सुख में। विषय है कौन? सुख, उसका प्रत्यक्ष होता है, लक्षण घटाएंगे तो लक्षण बोलेंगे क्या क्या? प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार योग्य वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तात्रिक्त सत्ता शून्यत्वम। ठीक है, विषयगत प्रत्यक्षत्व। अब घटाएंगे लक्षण किसमें? सुख में। सुख प्रत्यक्ष योग्य है कि नहीं? है। वर्तमान काल में है कि नहीं? है, बराबर। और स्वव्यवहार जनन योग्य, सुख, स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति, सुख व्यवहार जनन योग्य वृत्ति, सुखाकार वृत्ति। और उस सुखाकार वृत्ति उपहित जो प्रमात्र चैतन्य है, उससे अतिरिक्त सत्ता सुख की है क्या? नहीं, क्योंकि अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता कल्पित की होती नहीं है कि नहीं? तो अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व चला गया किसमें? सुख में। तो लक्षण समन्वय हो गया। लगा इतना? अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति आप क्यों मान रहे हो? वो तो केवल साक्षी वेद्य बोला जाता है, साक्षी वेद्य है। यदि साक्षी वेद्य है, साक्षी उनका प्रकाशन करता है, तो वृत्ति मानने की जरूरत क्या? प्रश्न आएगा कि नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या? तो जो पदार्थ साक्षी वेद्य होता है वो वृत्ति के बिना उसको प्रत्यक्ष करता है, ऐसा समझ रहा है पूर्व पक्षी। इसलिए उसको यह शंका होगी क्या कि यदि सुख दुखादि साक्षी वेद्य है तो वृत्ति क्यों मान रहे है कि नहीं? अर्थात वृत्ति निरपेक्षत्व साक्षी वेद्यत्व ऐसा समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु वृत्ति निरपेक्षत्व साक्षी वेद्यत्व नहीं है। फिर कैसा होता है? तो इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण निरपेक्षत्व साक्षी वेद्यत्व, यह साक्षी वेद्यत्व की परिभाषा है। ठीक है ना? इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण से रहित वृत्ति है कि नहीं? मतलब प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुई वृत्ति, ऐसे वृत्ति के द्वारा साक्षी यदि प्रकाशन करता है तो उसको कहते हैं क्या? साक्षी वेद्य। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, सब जगह तो प्रकाशन साक्षी ही कर रहा है, चैतन्य नहीं कर रहा है, वृत्ति के माध्यम से ही कर रहा है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। किंतु जिस वृत्ति के माध्यम से साक्षी पदार्थों का प्रकाशन कर रहा है, वह वृत्ति यदि अनुमान इंद्रिय वगैरह प्रमाण से उत्पन्न होती है तो उन पदार्थों को साक्षी भाष्य नहीं मानते, प्रमाता भाष्य मानते। ठीक है? और साक्षी जिस वृत्ति के द्वारा पदार्थों का प्रकाशन कर रहा है, वह वृत्ति यदि किसी इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण के बिना ही उत्पन्न हो रही है, तब उन प्रकाश्य पदार्थों को बोला जाता है क्या? साक्षी वेद्य, साक्षी भाष्य। ये नियम है। लग गया? इसलिए क्या लिखा है यहां पर
केवल साक्षी विषयत्वेपि अंतकरण और अंतकरण के धर्म सुख दुख आदि केवल साक्षी वेद्य होने पर भी तदाकार वृत्ति मानी है, और वृत्ति मानने से लक्षण का समन्वय हो जाता है, और लक्षण का समन्वय होने से अव्याप्ति नहीं होती है। लगा पंक्ति? लगा इतना? अब चलिए प्रश्न और एक उपस्थित होता है कि सुखाकार वृत्ति आपने मानी, कोई बात नहीं, मानो, ठीक है, किंतु वृत्ति मानने का प्रयोजन क्या है? वृत्ति हर जगह क्यों मानी जाती है, बाकी की जगह भी? तो वृत्ति का मुख्य प्रयोजन दो होते हैं। एक तो क्या उस पदार्थ के साथ प्रकाशक चैतन्य का योग संबंध करा देना। प्रकाशक चैतन्य होता है अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, है कि नहीं? उस चैतन्य का घट के साथ योग संबंध कराने के लिए जरूरत है इसकी वृत्ति की। दूसरी बात क्या? तो घटोपई चैतन्य के ऊपर आवरण रहता है, उस आवरण की निवृत्ति के लिए जरूरत है किसकी? वृत्ति की। ये दो काम है वृत्ति के, उस पदार्थ के ऊपर जो आवरण है उसको नाश करना, और उस पदार्थ का प्रकाशक चैतन्य के साथ योग करा देना, अर्थात उस पदार्थ का अधिष्ठान प्रकाशक चैतन्य को बना देना, प्रमाता को बना देना, प्रमातृ चैतन्य को बना देना, ये वृत्ति का काम है। इतना लगा? अब घटाकार वृत्ति मानना आवश्यक है, क्योंकि घटोपय चैतन्य, घटा मोटे भाषा में घट विषय जो अज्ञान है उसका नाश करने के लिए जरूरत है घटाकार वृत्ति की, बराबर। और घटोपय चैतन्य अलग है, प्रमातृ चैतन्य अलग है। उस प्रमातृ चैतन्य का घट के साथ अर्थात घट का अधिष्ठान प्रमातृ चैतन्य को बनाने के लिए वृत्ति की जरूरत है, बराबर। किंतु सुखाकार वृत्ति मानने की क्या जरूरत है? जैसा घट के ऊपर आवरण होता है, अज्ञात घट रहता है, उस प्रकार सुख उत्पन्न होता, अज्ञात रहता, उस पर आवरण रहता, तब उस आवरण नाश के लिए जरूरत होती किसकी? वृत्ति की। किंतु सुख दुख तो ज्ञात ही उत्पन्न होता है, आवरण रहता ही नहीं है, तो आवरण नाश के लिए वहां पर वृत्ति मानना जरूरत नहीं है, क्योंकि आवरण ही नहीं वहां पर। दूसरी बात, प्रकाशक चैतन्य, प्रमातृ चैतन्य, उसके साथ यदि सुख का योग नहीं होता, अर्थात जैसे वहां पर घट का अधिष्ठान प्रमातृ चैतन्य पहले नहीं है, वृत्ति जाने के पहले, इसीलिए वृत्ति जाना पड़ती है। उस प्रकार सुख का अधिष्ठान प्रमातृ चैतन्य से अतिरिक्त कोई होता, तब उस सुख का अधिष्ठान प्रमातृ चैतन्य को बनाने के लिए वृत्ति सुख तक जाने की आवश्यकता रहती। किंतु सुख का अधिष्ठान पहले से ही है कौन? प्रमातृ चैतन्य। तो प्रकाशक चैतन्य का योग विषय के साथ कराने के लिए वृत्ति जैसे अन्य जगह जरूरत होती है, वैसे यहां तो जरूरत है ही नहीं है। फिर सुखाकार वृत्ति मानने की जरूरत क्या है? सुखाकार दुखाकार वृत्ति, क्योंकि वृत्ति का फल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भी वृत्ति मानी गई है। क्यों मानी गई है वृत्ति, तो उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा क्या करेंगे, ये जो पंक्ति है कि नहीं, एवं च अंतकरण तद धर्मादीना, ये पंक्ति आई कि नहीं, तो इसमें क्या कर दिया ग्रंथकार ने? सीधी बात बता दी कि अंतकरण और अंतकरण के धर्मों को विषय करने वाली वृत्ति मानी गई है। अंतकरण और अंतकरण के धर्म केवल साक्षी वेद्य होने पर भी वृत्ति मानी गई है, इसलिए लक्षण समन्वय हो रहा है। वो बात ठीक है, लक्षण समन्वय हो रहा है, ठीक है। किंतु उसके पहले ऐसा क्यों उनको बोलना पड़ा, तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में थोड़ा लिखेंगे। एवं के पहले लिखिए, ननु एवं अपि, ननु एवं अपि लक्षणम इदम अंतकरण धर्मेषु सुख दुखादिषु आगे प्रातिभासिकेषु च रजतादिषु अव्याप्तम
अर्धविराम। तत्तद विषयक, तत्तद विषयक वृत्ति अभ्युपगमे, वृत्ति अभ्युपगमे, वृत्ति अभ्युपगमे प्रयोजनाभावात्, प्रयोजन अभावात्, प्रयोजनाभावात् तत्र तत्र स्वविषय वृत्ति उपहितत्व, स्वविषय वृत्ति उपहितत्व घटित, वृत्ति उपहितत्व घटित तल्लक्षण अभावात्, तल्लक्षणाभावात्, लक्षणाभावात् अव्याप्ति, अव्याप्ति। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आगे न च प्रकाश संबंधार्था वृत्ति, न च प्रकाश संबंधार्था वृत्ति, न च प्रकाश संबंधार्था वृत्ति अर्धविराम। तेषां तेषां प्रकाशक चैतन्याश्रितत्वेन, प्रकाशक चैतन्याश्रितत्वेन, प्रकाशक चैतन्याश्रितत्वेन सदा एव तत्संबंधवत्वात्, सदा एव तत्संबंधवत्वात्। पूर्ण विराम। नापि आवरण निवृत्त्यर्था वृत्ति, नापि नापि आवरण निवृत्त्यर्था वृत्ति, वृत्ति अर्धविराम। तत्तद विषय गोचर, तत्तद विषय गोचर संशय विपर्यास अदर्शनेन, संशय विपर्यास अदर्शनेन तत् आवरण अज्ञान अनभ्युपगमात्, तत् आवरण अज्ञान अनभ्युपगमात् इति अतः आह, इति अतः एवं चैति। ठीक है जी, चलो भाई। व्याख्यान तो पहले से कर दिया, विषय भी समझ में आ गया आपको, किंतु लिख के इसीलिए दे रहा हूं कि बाद में आपको चिंतन करने के लिए सरल हो जाए। ठीक है, देखो ननु एवं पूर्व पक्षी बोल रहा है, एवं एवं अपि लक्षणम, जो लक्षण क्या है विषयगत प्रत्यक्षत्व का, वो लक्षण अंतकरण धर्मेशो सुख दुखादिशु, अंतकरण के धर्म सुख दुखादि और प्रातिभाषिक पदार्थ रजतादिक, उनमें अव्याप्त होगा। पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? तत्त विषय वृत्ति अभ्युपगमे, क्योंकि सुखाकार वृत्ति और रजतादि आकार वृत्ति मानने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वृत्ति कौन मानेगा? नहीं मानेंगे, है कि नहीं? प्रयोजन नहीं होने से तो तत्त विषय वृत्ति अभ्युपगमी, वृत्ति का स्वीकार करने में प्रयोजन अभाव, प्रयोजन न होने से तत्र स्व विषय वृत्ति उपहितत्व घटित, ये लक्षण में आया है कि नहीं? तो स्व विषय वृत्ति उपहितत्व घटित जो लक्षण है, उस लक्षण का भी अभाव हो जाएगा, अर्थात क्या होगा? अव्याप्ति होगी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अब कोई कहेगा पूर्व पक्षी को, कैसा? वृत्ति मानते हैं हम प्रकाशन के लिए, है कि नहीं? आवरण भंग के लिए। तब वो बोलता है पूर्व पक्षी क्या? न च प्रकाश संबंधार्थ वृत्ति, प्रकाश मतलब प्रकाश चैतन्य का संबंध आने के लिए वृत्ति, ये भी मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? तेषाम सुखादीनाम प्रकाश चैतन्य आश्रितत्वेन, वो सुखादि कैसे? प्रकाश चैतन्य के आश्रित है। सदैव तत्संबंधवत्वात्, सदैव उनका संबंध है उसके साथ। किनका? सुख दुखादिकों का। किसके साथ? प्रमातृ चैतन्य के साथ सदाई संबंध है। इसलिए संबंध बनाने के लिए भी वृत्ति मान नहीं सकते। क्यों मानना है फिर वृत्ति को? प्रयोजन नहीं है तो फिर कोई बोलेगा आवरण निवृत्ति अर्थ वृत्ति मानेंगे, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। नापि आवरण निवृत्ति अर्थ वृत्ति। क्यों?
तत्तद विषय गोचर, तत्तद विषय सुख दुखादि विषय, उस विषय सुख दुखादि को विषय करने वाला न संशय कभी उत्पन्न होता है, न विपर्य कभी उत्पन्न होता है कि मुझे सुख हुआ कि नहीं हुआ, दुख हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब संशय विपर्य कभी भी न देखने को नहीं मिल रहे। इसका मतलब तद आवरण अज्ञान है कि नहीं, उस सुख दुखादि का आवरण को करने वाला अज्ञान मानने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात सुख दुखादि ज्ञाते उत्पन्न होते हैं, सुख दुख उत्पन्न होते ही वो ज्ञाते ही रहते, अज्ञात उत्पन्न होते नहीं है। घट की तरह अज्ञात रहते तब उस अज्ञान का नाश करने के लिए मानना पड़ता किसको? वृत्ति को। इसलिए वृत्ति अज्ञान का नाश करने के लिए, आवरण का नाश करने के लिए भी मानने की जरूरत नहीं है। अनभ्युपगमात् इत्य, कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का कहना हुआ क्या? सुख दुख को विषय करने वाली वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है। और वृत्ति ही नहीं है तो उस वृत्ति घटित जो आपका प्रत्यक्षत्व का लक्षण है उसका समन्वय नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगी? अव्याप्ति होगी। बात समझ में आई? और वृत्ति मानने की जरूरत क्यों नहीं है ये भी बताया किसने? पूर्व पक्षी, है ना? तो उस पर उत्तर दे रहे सिद्धांती क्या? एवं च अंतकरण तद्धर्मादि नाम, अंतकरण और अंतकरण के धर्म केवल साक्षी विषयत्वेपि, केवल साक्षी के विषय होने पर भी तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन, उस सुख दुखाकार वृत्ति का अभ्युपगम हमने स्वीकार किया है। साक्षी वेद्य है यद्यपि, ये बात सही है, तो भी वृत्ति मानी है। अब प्रश्न पड़ेगा, सिद्धांति को पूछेंगे क्यों वृत्ति मानना है फिर? क्योंकि वृत्ति की प्रयोजन तो दो बताए और दोनों यहां नहीं है, तो वृत्ति क्यों मानना? तो वृत्ति अभ्युपगमेन, तो क्यों वृत्ति मानते हैं? तो यहां पर पद आया ना, वृत्ति अभ्युपगमेन, सिद्धांति करे वृत्ति का स्वीकार करने से क्यों, तो उस पर भी एक टिप्पणी लिखेंगे। वृत्ति क्यों मानी जा रही है, ये बहुत महत्व की चीज है भाई, क्योंकि सुख दुखों को विषय करने वाली वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है। पूर्व पक्ष बताया बराबर है उसका भी, किंतु तो भी वेदांत में मानते हैं, क्यों मानते हैं उसको भी लिखना महत्व का है। तो लिखते हैं सुख दुखाद्याकारा, सुख दुखाद्याकारा अर्धविराम प्रातिभाषिक पदार्थाकारा, प्रातिभाषिक पदार्थाकारा च वृत्ति ही स्वीक्रियते, च वृत्ति ही स्वीक्रियते पूर्णविराम। यद्यपि सुखादिषु, यद्यपि सुखादिषु आवरण नाशार्था, आवरण नाशार्था संबंधार्था वा, संबंधार्था वा वृत्ति ही न स्वीक्रियते, वृत्ति ही न स्वीक्रियते अर्धविराम। तेषाम तेषाम आवरक अज्ञान अनभ्युपगमात्, आवरक अज्ञान अनभ्युपगमात्, आवरक अज्ञान अनभ्युपगमात्। आगे अनावृत प्रकाशक, अनावृत प्रकाशक चैतन्याश्रितत्वाच्च, अनावृत प्रकाशक चैतन्याश्रितत्वाच्च पूर्णविराम। तथापि, तथापि संस्कारार्था, संस्कारार्था अर्धविराम चैतन्यस्य, चैतन्यस्य तदाकारार्था, तदाकारार्था च वृत्ति ही, च वृत्ति ही तत्र स्वीक्रियते एव, वृत्ति ही तत्र स्वीक्रियते एव।
अन्यथा सुखादि विषय संस्काराभावेन स्मृति अनुपपत्तेः अर्धविराम चैतन्यस्य सुखाद्याकारत्व अभावेन सुखादेः प्रकाश अनुपपत्तेः च प्रकाशानुपपत्तेः च पूर्णविराम तस्मात् सुखाद्याकारा वृत्तिः अभ्युपेतव्या इति भावः। तस्मात् सुखाद्याकारा वृत्तिः अभ्युपेतव्या इति भावः। ठीक, अर्थ समझ लीजिए। तो सुखाद्याकारा और प्रातिभाषिक जो रजताधिक पदार्थ है, तो प्रातिभाषिक पदार्थाकाराच वृत्ति स्वीक्रियते वेदांत वृत्ति मानी है। यद्यपि सुखादिषु आवरण नाशार्था संबंधार्था वा वृत्ति न स्वीक्रियते, सुखादियों में आवरण है और उसका नाश करने के लिए वृत्ति, ऐसी बात नहीं। क्यों? प्रकाशक चैतन्य का संबंध सुख के साथ लाने के लिए वृत्ति नहीं। क्यों? तेषाम सुखादीनाम आवरक अज्ञान अनभ्युपगमात, आवरक अज्ञान है नहीं वहां पर, इसलिए आवरण नाश के लिए वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है। और अनावृत्त प्रकाशक जो चैतन्य है, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, उसके आश्रित ही सुख दुखादि, इसलिए प्रकाशक चैतन्य का संबंध लाने के लिए भी वृत्ति मानी नहीं गई है। तो भी वृत्ति मानी है किसके लिए? तथापि संस्कारार्थ। सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं, तो अनुभव से जन्य होते संस्कार, फिर संस्कार कहाँ रहेंगे? तो वृत्ति में ही रहते, चैतन्य में तो रह नहीं सकते, और उस संस्कार के लिए वृत्ति माननी पड़ती है। यदि वृत्ति को नहीं मानेंगे तो संस्कार नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे तो स्मृति भी नहीं होनी चाहिए आगे कि मुझे कल सुख हुआ था, किंतु स्मृति होती है और स्मृति संस्कार से होती है। अतः संस्कार के लिए वृत्ति मानना पड़ रही है। किसके लिए? किसमें? सुखाकार दुखाकार। लग गया पंक्ति एक प्रयोजन। तथापि संस्कारार्थ। दूसरी बात, चैतन्य से तदाकारार्थ। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य तो है, किंतु अंतकरण तदाकार, तद मतलब कौन? सुख दुख। तदाकार सुखाकार दुखाकार चैतन्य होने के लिए वृत्ति की जरूरत है, क्योंकि चैतन्य वहां पर होने पर भी जब तक सुखाकार दुखाकार नहीं है तब तक उसका प्रकाशन वो कर नहीं सकता, इसलिए भी वृत्ति की जरूरत है। चैतन्य से तदाकारार्था च वृत्ति तत्र स्वीक्रियते, तत्र सुख दुखादिषु स्वीक्रियते। अन्यथा यदि नहीं मानेंगे वृत्ति को तो सुखादि विषय संस्कार अभावेन, सुखादि विषय संस्कार ही उत्पन्न नहीं होंगे, तब स्मृति अनुपपत्ते, भविष्य में स्मृति भी नहीं होगी। और चैतन्य से सुखाद्याकारत्व अभावेन, चैतन्य सुखादि आकार नहीं होगा तो सुखादि प्रकाशानुपत्ते, सुखादि का प्रकाशन भी नहीं होगा। तस्मात् सुखाद्याकार वृत्ति अभ्युपेतव्या, इसलिए वेदांत मत में सुखादि के आकार वृत्ति मानी है। लग गया कि नहीं? भले आवरण नाश के लिए नहीं, प्रकाशक चैतन्य का संबंध लाने के लिए नहीं, किंतु संस्कार के लिए और चैतन्य का उस सुखाकार आकार बनाने के लिए वृत्ति का स्वीकार किया गया है। और सुख दुखादिकाकार वृत्ति का स्वीकार किया होने से तत्त विषयाकार वृत्ति घटित जो लक्षण है, उस लक्षण का सुख दुखादिकों में भी समन्वय हो जाता है, इसलिए अव्याप्ति नहीं आती है। लग गया? पंक्ति देखिए मूल की। एवं च अंतकरण तद्धर्मादीनाम केवल साक्षी विषयत्वे भी तत्तदाकार वृत्त्यभ्युपगमेन उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्वा न अव्याप्ति। लग गया जी? तो लक्षण बन गया, तो लक्षण बोलेंगे एक बार। क्या क्या?
प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्वव्यवहार जनन योग्य वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वम विषयगत प्रत्यक्षत्वम। ठीक है, तो समझाने के लिए हमने स्व विषय इस पद का व्याख्यान करते हुए स्वव्यवहार जनन योग्यत्व किया। तो इतना बड़ा यदि न बोलना हो तो स्वव्यवहार जनन योग्य की योग्यत्व इसकी जगह स्व विषय वृत्ति ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वैसा बोलेंगे तो लक्षण बनेगा क्या? प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति स्व विषय वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वम विषयगत प्रत्यक्षत्वम। लग गया भाई, ये हुआ। अब अव्याप्ति कहीं पर नहीं होगी। अब प्रश्न उपस्थित होता है केवल साक्षी किसको कहते हैं? यदि सुखाकार आपने वृत्ति मानी है तो केवल साक्षी वेद्य कैसे मान, साक्षी भाष्य कैसा मानेंगे उसको, जबकि वो साक्षी भाष्य है। तो साक्षी भाष्य की परिभाषा वेदांत मत में क्या होती है वो बताना है, और पूर्व पक्षी कैसी समझता है उसकी परिभाषा उसको भी बताना है। तो उसका खंडन करके फिर सिद्धांत अनुसार केवल साक्षी भाष्य का मतलब क्या उसका विचार करेंगे, किंतु उसका विचार करेंगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।